लास्ट क्लास में हम लोग श्वसन क्रिया शुरू किए थे, जिसमें श्वसन क्रिया के बारे में कुछ बातें हम बता दिए थे। जैसा कि हम बात किए थे कि श्वसन क्रिया हमारे पास क्या होता है, दो स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक कंप्लीट होता है प्रश्वास में और दूसरा होता है उच्छ्वास में। ठीक है, तो पिछले क्लास में प्रश्वास और उच्छ्वास का डेफिनेशन हम शायद बता दिए थे। ठीक है, कि प्रश्वास किसको बोलते हैं, तो फेफड़ा में वायु को ले जाना क्या कहलाता है, प्रश्वास कहलाता है। ठीक है, और उच्छ्वास किसको बोलते हैं, फेफड़ा से वायु को वातावरण लाना क्या कहलाता है, उच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग क्या करना है, डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है प्रश्वास के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ए में हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्वास। प्रश्वास, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्वास का। प्रश्वास कहने का मतलब इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्वास का, कि प्रश्वास कहते किसको है या फिर किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट क्लास में डेफिनेशन हम सिखा दिए थे, एक बार फिर से इस बात को हम समझा देते हैं। ठीक है, प्रश्वास किसको बोलते हैं, वे प्रक्रिया, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा, या फिर वे प्रक्रिया जिसमें, वे प्रक्रिया जिसमें वायु को, वायु को वातावरण से, वायु को वातावरण से फेफड़ा में ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, उसे प्रश्वास कहते हैं, उसे प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्वास कैसे होता है, इसी बात को क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बताएं, डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन को अगर डायग्रामेटिक रूप में अगर दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से, ये हम लोग क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, ये हम लोग का इस प्रकार से फेफड़ा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें वायु को, जिसमें वायु को वातावरण से कहाँ ले जा रहा है, फेफड़ा के अंदर ले जा रहा है। ठीक है, तो वायु को वातावरण से फेफड़ा के अंदर ले जाना क्या कहलाता है, प्रश्वास कहलाता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रश्वास बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात है कि ये प्रश्वास होता कैसे है। ठीक है, तो प्रश्वास होने के लिए कुछ चेंजेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे किस प्रकार का चेंजेस, तो इस बात को समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात समझ ले कि वातावरण में जो वायु का दाब है, का कि सारा कहानी दाब का है। ठीक है, वायुमंडल में जो वायु का दाब होता है वो कितना होता है, एक एटीएम लेकर के हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब इस बात को समझिए, अगर हम लोग को क्या करना है, इंस्पायरेशन करना है यानी प्रश्वास करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें टोटल 3 स्टेप इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अच्छा इससे पहले एक बात और सीख लीजिए, हमारे पास क्या होता है, ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा के नीचे एक ऐसा बड़ा सा मांसपेशी का बना हुआ एक रचना होता है, गुंबद के आकार का। गुंबद कहने का मतलब क्या हुआ, तो जो मंदिर, मंदिर का जो ऊपर का ढांचा होता है ना, धसा हुआ, ठीक है, उसी को बोलते हैं गुंबद का आकार। ठीक है, तो इसी आकार को बोलते हैं गुंबद आकार। तो ये हमारे पास क्या होता है, फेफड़ा के जस्ट नीचे एक मांसपेशी का बना हुआ गुंबद आकार का एक रचना होता है, जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, इसका नाम क्या है, डायाफ्राम नाम है। ठीक है, इस डायाफ्राम का काफी ज्यादा रोल है इंस्पायरेशन में भी और एक्सपायरेशन में भी, यानी प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों में इसका क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, अच्छा डायाफ्राम करता क्या है, तो डायाफ्राम का मेन काम क्या है, एक तो बोल सकते हैं श्वसन में मदद करना है, फिर गैसों के आदान प्रदान में मदद करना। अगर इसका काम लिखे तो हम लिख सकते हैं कि क्या करता है, गैसों के आदान प्रदान, आदान प्रदान में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या है इसका, अगर दूसरा काम बोले तो ये क्या करता है, वक्ष गुहा को, वक्ष गुहा किसको बोलते हैं, वक्ष गुहा बोलते हैं जहां पे हम लोग का फेफड़ा है, हृदय है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा बोलते हैं। ठीक है, तो जिस रिक्त स्थान में हमारा फेफड़ा और हृदय बैठा हुआ ना, उसको बोलते हैं वक्ष गुहा। और जहां पे हम लोग का इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय बैठा हुआ, उस रिक्त स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, उदर गुहा बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायफ्राम क्या करता है, इसे यहाँ पे
यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कौन है, इस रिक्त स्थान को हम लोग बोलते हैं उदर गुहा, ठीक है। इसको बोलते हैं उदर गुहा। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग का लंग्स बैठा हुआ इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। तो डायफ्राम क्या करता है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से, वक्ष गुहा को उधर उदर गुहा से अलग करने का काम करता है, अलग करने का कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डायाफ्राम क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। एक तो गैसों के आदान प्रदान में मदद कर रहा है। अच्छा, कैसे कर रहा है इस बात को अभी हम सिखाएंगे, प्रश्वास और उच्छ्वास पढ़ेंगे तब, ठीक है। और दूसरा काम क्या कर रहा है, ये हमारे वक्ष गुहा को उदर गुहा से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा स्टेप समझते हैं वक्ष गुहा के लिए, सॉरी प्रश्वास के लिए, ठीक है। तो जैसा हम बोले कि प्रश्वास में क्या होता है, अगर हम बोले एक लाइन यहाँ पे लिखे तो प्रश्वास तीन चरणों में तीन चरणों में पूर्ण होती है, तीन चरणों में पूर्ण होती है, ठीक है। कैसे कैसे होगा, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, जैसा कि उदर गुहा के पास अगर आप फील करें तो मांसपेशी वहां पे फील होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो लंग्स के जस्ट नीचे ये जो पेट का जो मसल्स है, ठीक है, इस मांसपेशी, तो ये उदर गुहा की मांसपेशी है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम लोग को हवा को खींचना होता है फेफड़ा में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उदर गुहा की मांसपेशी में क्या होता है, सिकुड़न होता है, ठीक है। सबसे पहले उसमें संकुचन होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, उदर गुहा की उदर गुहा की मांसपेशी उदर गुहा की मांसपेशी में संकुचन होता है, संकुचन होता है, संकुचन होता है, ठीक है। इस बात को हम समझाते हैं थोड़ा सा, जैसा यहाँ पे इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं और फिर इस बात को हम समझाते हैं। सबसे पहले क्या बोले, जब भी आपको इंस्पायरेशन करना है तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम लोग श्वास खींचना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो उदर गुहा की मांसपेशी है ये सिकुड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ मांसपेशी दिखा देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये मांसपेशी है, ठीक है, उदर गुहा की मांसपेशी। अब ये जो मांसपेशियां होती है ना, ये हमारे डायफ्राम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। ऐसा इस तरह से क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। ये कौन है, ये है उदर गुहा की मांसपेशी, उदर गुहा की मांसपेशी मान लेते हैं ये उदर गुहा की मांसपेशी है। अभी जो उदर गुहा की मांसपेशी होता है ना, ये डायफ्राम से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना, उदर गुहा की मांसपेशी में संकुचन होना, यानी सिकुड़न होना। जैसे संकुचन होगा तो ये धागा जो दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, नीचे की ओर मूव करेगा। ये धागा जो दिखाई दे रहा है, ये जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। और जैसे ये नीचे की ओर जाएगा, जैसे ये सिकुड़ेगा, उदर गुहा की मांसपेशी सिकुड़ेगा, तो क्या होगा, ये धागा नीचे की ओर जाएगा। जैसे नीचे की ओर जाएगा तो ये पूरा पूरा डायफ्राम कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये जो डायफ्राम है गुंबद के आकार दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ समय बाद कैसा दिखाई देना शुरू कर देगा, ऐसा दिखाई देना शुरू कर देगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उदर गुहा की मांसपेशी संकुचन करता है तो वहीं पे जस्ट इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, जो डायफ्राम है ये कैसा हो जाएगा, ये सीधा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। और ये डायफ्राम भी क्या होता है ना, ये हमारे फेफड़ा से क्या होता है, इस प्रकार से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, डायाफ्राम 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 सीधा हो जाता है, या फिर डायाफ्राम में क्या होगा, संकुचन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा काम क्या होगा, डायाफ्राम में डायाफ्राम में संकुचन होता है, डायाफ्राम में संकुचन होता है। और जैसे ही डायफ्राम में संकुचन होगा तो उसी समय क्या होगा, जो लंग्स है वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम में संकुचन होता है, जिसके कारण जिसके कारण फेफड़ा की जिसके कारण फेफड़ा की मांसपेशी भी जिसके कारण फेफड़ा की मांसपेशी भी नीचे की ओर नीचे की ओर चली आती नीचे की ओर चली आती है नीचे की ओर चली आती है, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप
जिसके फलस्वरूप फेफड़ा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है। अब जैसे ही फेफड़ा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ा के अंदर जो पहले से था उसका दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फेफड़ा का आयतन बढ़ते ही हम क्या लिख सकते हैं, फेफड़ा का आयतन, फेफड़ा का आयतन बढ़ते ही, फेफड़ा का आयतन बढ़ते ही फेफड़ा में, फेफड़ा में वायु का दाब, वायु का दाब घट जाता है, वायु का दाब घट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो वायु का दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जैसे ये दूसरा काम होगा, अब जस्ट इसी समय, जिस समय हमारे पास डायफ्राम सीधा होता है ना, जस्ट इसी समय क्या होता है, जैसे अब थोड़ा सा फील करें कि ये जो हमारे पास फेफड़ा है, इस फेफड़ा के ऊपर क्या होता है, इस प्रकार से, इस फेफड़ा के ऊपर क्या होता है ना, इस प्रकार से हड्डियां लगी हुई है। ठीक है, ऐसा ये जो पसलियां लगी हुई है हमारे पास, ठीक है, इस प्रकार से क्या है, जो हमारा फेफड़ा इस तरह से पसलियां के अंदर बैठा हुआ। ठीक है, पसलियां के बीच बीच में क्या होता है ना, अगर हम बात करें तो इन पसलियों के बीच में, इन पसलियों के बीच में इस प्रकार से मांसपेशी होता है। ठीक है, तो ठीक इसी समय, जिस समय क्या होता है ना, हमारा डायाफ्राम सीधा होता है, ठीक इसी समय क्या होगा, हम लोग का जो पसलियों के बीच में मांसपेशी होता है ये भी सिकुड़ जाता है। और जैसे ये सिकुड़ता है ना तो पूरा का पूरा पसलियां का ढांचा ऊपर की ओर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, फेफड़ा का आयतन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और फेफड़ा का आयतन और ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, वायु का दाब और कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे कि फेफड़ा पर उपस्थित, फेफड़ा के ऊपर, फेफड़ा के ऊपर उपस्थित पसलियां, पसलियां की मांसपेशी, पसलियां की मांसपेशी सिकुड़ जाती है, पसलियां की मांसपेशी सिकुड़ जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण, यहाँ पे आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण जिसके कारण फेफड़ा का आयतन, जिसके कारण फेफड़ा का, सॉरी, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण सॉरी, यहाँ पे जिसके कारण पसलियां, जिसके कारण पसलियां ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उठ जाता है, उठ जाता है, एवं, एवं फेफड़ा का आयतन, एवं फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण फेफड़ा में, जिस कारण फेफड़ा में वायु का दाब, वायु का दाब घट जाता है, घट जाता है। अब जैसे ये तीनों स्टेप होगा, अब क्या स्थिति बनेगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम से हम दिखाते हैं, मान लिया जाए कि हम लोग का फेफड़ा है, अभी क्या हुआ है, अभी फेफड़ा का आयतन बढ़ गया, और फेफड़ा का आयतन बढ़ेगा, फेफड़ा का आयतन जब बढ़ेगा तो फेफड़ा में उपस्थित जो वायु है उसका दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी हम 2 मिनट पहले बताए थे कि वायुमंडल में वायु का दाब कितना होता है, 1 एटीएम होता है। अब मान लिया जाए कि फेफड़ा के अंदर जो प्रेशर है ये घट करके हो गया है 0.7 एटीएम। ठीक है, तो क्या हुआ है अंदर में, मान लिया जाए, ऐसा देखिए ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितना हो जाएगा, लेकिन बस हम मान लेते हैं कि अंदर में क्या हुआ है, 1 एटीएम से कम दाब हो गया। अब जैसे ही 1 एटीएम से कम दाब होगा तो हमारे पास, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी चीज क्या होता है, अपने अधिक दाब से कहाँ भागता है, कम दाब की ओर। तो ये जो वायु है ये क्या करेगा, 1 एटीएम से भागते भागते कहाँ आएगा, हमारे फेफड़ा के अंदर पहुंच जाएगा, इस प्रकार से। अच्छा ये क्या होगा, अच्छा इसी को बोलते हैं प्रश्वास। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप ये प्रश्वास हो गया।
अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रश्वास जो हुआ है, ये प्रश्वास क्या हमेशा होते रहेगा? ठीक है, तो ये हमेशा नहीं होते रहेगा। ये प्रश्वास की प्रक्रिया तब चलेगी जब तक, जैसे कि अब देखिए लगातार वायु फेफड़ा के अंदर आएगा तो अंदर में क्या होगा ना, जो वायु का दाब वो लगातार क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज करते करते कभी ना कभी तो कितना हो जाएगा, 1 ATM हो जाएगा। तो जब अंदर का वायु का दाब कितना हो जाए और बाहर का भी कितना हो जाए, 1 ATM, तब क्या होगा ना, ये पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी प्रश्वास रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्वास जैसे ही रुकता है, प्रश्वास जैसे रुकता है उसी समय एक प्रक्रिया चलती है इसके बाद की, अच्छा उच्छ्वास तुरंत नहीं होता। ठीक है, हम लोग प्राश्वास करते हैं और प्राश्वास के बाद एक प्रक्रिया होता है गैस का आदान प्रदान। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है किसके बीच में, वायु कोष्ठ और हमारे पास रक्त के बीच में। ठीक है, तो ये जो इंस्पायरेशन हुआ है, ये जो प्राश्वास हुआ है, प्राश्वास के दौरान जो भी वायु आया है, ये सारा वायु क्या होगा, फेफड़ा के अंदर उपस्थित जो वायु कोष्ठ है, जैसा इस तरह का वायु कोष्ठ है, ऐसा ये क्या है, ये मान लेते हैं फेफड़ा के अंदर उपस्थित एक वायु कोष्ठ को हम बनाए, ये वायु कोष्ठ है। ठीक है, अब इसके बाद की प्रक्रिया समझिए कि इसमें होगा क्या। तो क्या हुआ, अभी अभी क्या हुआ है, हवा जो है बाहर से आया है, इसमें भर गया। ठीक है, अभी जो हवा आया है, इस हवा के अंदर क्या क्या है, CO2 है। इस हवा के अंदर क्या है, CO2 है। इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब काम किसका, केवल ऑक्सीजन का। अच्छा ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना परसेंट है, 0.03%। ठीक है, ऐसा। तो काम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का। तो अब क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब होता यह है कि थोड़ा समझिए, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हृदय, यहाँ पे हृदय हम लोग का। ठीक है, ये मान लेते हैं हृदय। अब हृदय का काम क्या होता है, हृदय का काम होता है शरीर से अशुद्ध रक्त को लाना। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त का क्या करता है, लाता है। और लाने के बाद क्या करेगा ना, इसको पहले इस निलय में भेजेगा, फिर भेज देता है कहाँ पे, फेफड़ा के अंदर। ठीक है, अब फेफड़ा के अंदर कैसे जाएगा, इस बात को समझिए। यहाँ से क्या होता है ना, ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ा क्या करता है, शुद्ध होने के लिए, सॉरी, इस अशुद्ध रक्त को हृदय क्या करता है, ये हम लोग का हृदय, ये हम लोग का हार्ट, ये हार्ट क्या करता है, अशुद्ध रक्त को पूरा बॉडी से खींचता है, और खींचने के बाद क्या करेगा, इसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा के पास भेज देगा। कैसे भेजेगा, देखिए यहाँ से होता क्या है ना, एक रक्त वाहिनी निकलती है, और ये रक्त वाहिनी चलते चलते इस तरह से कहाँ जाएगा, फेफड़ा के पास। फेफड़ा में कहाँ, वायु कोष्ठ के पास। अच्छा वायु कोष्ठ के ये चारों ओर क्या होता है, लिपटा होता है। ठीक है, बाकी लिपटा हुआ नहीं दिखा रहे, अगर लिपटा हुआ दिखाएंगे तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बस इस तरह से हम दिखा देते हैं, ऐसा ऐसा हम क्या करके दिखा देते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का रक्त वाहिनी शरीर के अंदर का। अच्छा ये रक्त वाहिनी वापस क्या होगा, जा करके कनेक्टेड किससे हो जाता है, हमारे हृदय से इस तरह से क्या होता है, वापस जाके जुड़ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए, अच्छा अब समझिएगा थोड़ा सा बात, पहले इस बात को हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, रक्त निकलेगा। ठीक है, यहाँ से हृदय क्या किया, रक्त को भेजा। अच्छा कौन सा रक्त है ये, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या, जिसके पास क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस रक्त में अगर आप बात करें, इस रक्त में अगर आप बात करें तो CO2 का अमाउंट क्या है, ज्यादा। और वहीं पे अगर CO2 कंपेरिजन में बात करें तो O2 का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा फेफड़ा के अंदर गौर करिए। अगर फेफड़ा के अंदर आप गौर करेंगे तो एक बात समझ में आएगा कि फेफड़ा के अंदर ये जो O2 आया है, इस O2 का कितना परसेंट है, 21% है। जबकि CO2 का कितना परसेंट है, तो CO2 का हमारे पास 0.03% है। यानी फेफड़ा के अंदर हमारे पास क्या है, O2 का अमाउंट ज्यादा है और CO2 का अमाउंट क्या है, कम है। ठीक है, तो इसी का फायदा उठाएगा और इसके आगे कहानी क्या होगा, चलेगा। ठीक है, क्या कहानी चलेगा, ऐसा जैसे ही ये रक्त फेफड़ा के पास आएगा तो क्या हुआ है, फेफड़ा के अंदर, सॉरी, रक्त के अंदर CO2 ज्यादा है और फेफड़ा के अंदर CO2 क्या है, कम है। ठीक है, तो क्या होगा, रक्त से निकल करके CO2 कहाँ भागेगा, फेफड़ा की ओर भागेगा। ठीक है, क्यों भागेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, CO2 का अमाउंट रक्त में ज्यादा था और फेफड़ा में क्या था, कम था। तो कोई भी चीज, कोई भी गैस अपने अधिक मात्रा से कहाँ जाता है, कम मात्रा की हो। तो रक्त में CO2 ज्यादा था और फेफड़ा में कम था, तो CO2 निकला रक्त से और कहाँ चला गया, फेफड़ा में। वहीं पे अगर आप O2 के बारे में सोचे तो O2 क्या होता है ना, हमारे हमारे फेफड़ा में क्या है, ज्यादा है, क्योंकि अभी अभी क्या किए हैं, वायु को खींचे हैं और रक्त में O2 क्या है, कम है। तो यहाँ से क्या होगा, O2 निकलेगा और कहाँ पे चला आएगा, इस रक्त के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है,
O2 निकल कर रक्त में आ गया है, और यहाँ से क्या हुआ है, CO2 कहाँ चला गया, हमारे फेफड़ा में चला गया। ठीक है, अब जैसे ही रक्त में O2 आ जाएगा, जैसे ही रक्त में O2 आ जाएगा, अब जो रक्त है हम लोग का, अब जो रक्त है ये कैसा रक्त बन जाएगा, शुद्ध रक्त बन जाएगा। ठीक है, ये जो रक्त बनेगा ना, ये प्योर ब्लड बन जाएगा, शुद्ध रक्त बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अब O2 प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर का जो रक्त था ये कैसा था, ये एक इम्प्योर ब्लड था। ठीक है, ये इम्प्योर क्यों था, क्योंकि इसमें क्या था, अभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था। ठीक है, तो ये इम्प्योर ब्लड है, और ये कौन सा हो चुका है, प्योर ब्लड, यानी रक्त का शुद्धिकरण हो चुका है। अब रक्त का शुद्धिकरण होने के बाद ये रक्त क्या होता है ना, हमारे 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 अलग अलग अंगों में क्या हो जाता है, चला जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास कोई कोशिका, शरीर का कोई एक कोशिका ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये शरीर का कोई सेल है, ये कोई कोशिका है। ठीक है, अब होगा क्या, याद करिए हम लोग क्या किए थे, भोजन थे, और भोजन जब करते हैं तो पाचन के बाद सारा ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है, ऐसा। ठीक है, अब क्या होता है, समझिएगा इस बात को, हमारे पास क्या है, कोशिकाओं के अंदर लगातार ग्लूकोज टूट रहा है, हमारे कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा है, लगातार ग्लूकोज टूट रहा है। किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, और लगातार क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो लगातार एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि कोशिका के अंदर अगर हम बात करें, कोशिका के अंदर अगर हम बात करें तो O2 लगातार यूज हो रहा है, मतलब इसका मात्रा क्या होगा, कम होगा, और CO2 का मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में O2 का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, जबकि CO2 का अमाउंट क्या है, कम है। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड क्या होगा, कोशिका के पास आएगा, तो कोशिका क्या करेगा, अपना CO2 किसको दे देगा, इस रक्त को दे देगा, और रक्त से क्या ले लेगा, O2 ले लेगा। ठीक है, अब जैसे ही रक्त से O2 ले लिया है और बदले में क्या दे दिया, CO2, तो अब जो रक्त है, अब जो रक्त है, ये रक्त कैसा हो चुका है, अब ये रक्त हो चुका है अशुद्ध रक्त। ठीक है, ये वापस से कैसा बन चुका है, इम्प्योर ब्लड बन चुका है। ठीक है, ये वापस से बन गया है इम्प्योर ब्लड। अब ये इम्प्योर ब्लड वापस लौट के कहाँ चल जाएगा, हृदय में चल जाएगा, और ये हृदय क्या करेगा, ये हृदय फिर से इसके शुद्धिकरण के लिए इसको फेफड़ा में भेज देगा। ठीक है, और फिर से ये वापस जाके शुद्ध रक्त अशुद्ध बनेगा, फिर ऐसी ही कहानी क्या होगा, चलते चला जाएगा। ठीक है, अब जैसी ये कहानी होता है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब होगा उच्छ्वास। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेप होने वाला है उच्छ्वास, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं उच्छ्वास को, कि उच्छ्वास है क्या। ठीक है, तो उच्छ्वास को अगर हम समझाएं तो हम सेकेंड स्टेप का बात कर रहे हैं, उच्छ्वास का, तो बी उच्छ्वास का बात कर रहे हैं। ठीक है, उच्छ्वास, तो उच्छ्वास है क्या, उच्छ्वास मतलब होता है एक्सपायरेशन, हवा को फेफड़ा से वायुमंडल में क्या करना, भेजना। ठीक है, एक्सपायरेशन। ठीक है, तो अगर इसका एक सिंपल सा अगर डेफिनेशन लिखे तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं वे प्रक्रिया, वे प्रक्रिया। अच्छा, ये उच्छ्वास कब चलेगा, जब ये एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाएगा ना सेल के साथ, उसके बाद ये उच्छ्वास चलेगा, यानी जब फेफड़ा में CO2 आ जाएगा और O2 यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तब उच्छ्वास होगा। ठीक है, तो उच्छ्वास कहते क्या रहा है, वे प्रक्रिया जिसमें जिसमें वायु को जिसमें वायु को फेफड़ा से जिसमें वायु को फेफड़ा से वातावरण में वातावरण में ले जाया जाता है, ले जाया जाता है, उसे उच्छ्वास कहते हैं, उसे उसे उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या होना है, जैसे ही CO2 आ जाएगा हमारे फेफड़ा के अंदर, तब क्या होगा, इस CO2 को यहाँ से निकालना पड़ेगा, और निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, तो अब क्या है, उच्छ्वास कैसे होगा, तो फिर देखिए उच्छ्वास करने के लिए प्रश्वास का क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। यानी देखिए प्रश्वास में 3 स्टेप हुआ था, सबसे पहले मांसपेशी सिकुड़ा था उदर गुहा का, उसके बाद क्या हुआ था, मांसपेशी सिकुड़ने के कारण क्या होता, डायफ्राम सीधा हो गया था, दूसरा स्टेप। ठीक है, जैसे ही डायफ्राम सीधा हुआ था, तब फेफड़ा का आयतन क्या हुआ था, बढ़ गया था, और फेफड़ा के अंदर वायु का दाब क्या हो गया था, घट गया था। ठीक है, ठीक उसी समय हमारे फेफड़ा के ऊपर जो पसलियां होती है, वो भी उसका जो मांसपेशी वो भी क्या करता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, जिसके कारण फेफड़ा का आयतन
और बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फेफड़ा का आयतन और बढ़ेगा तो वायु का दाब फेफड़ा में क्या हो जाएगा, और ज्यादा घट जाएगा। और जैसे ही वायु का दाब घटा था तो हवा क्या हुआ था, वातावरण से फेफड़ा में चला आया था, ठीक है। अब वही प्रक्रिया यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। उच्छ्वास के दौरान क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे उल्टा होगा इस बात को समझाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो उच्छ्वास में भी क्या होता है, 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं कि उच्छ्वास में 3 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा होगा प्रश्वास का। तो जिस भी व्यक्ति को प्रश्वास समझ में आया वो आसानी से उच्छ्वास को क्या कर सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा लिखेंगे। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हुआ क्या, उदर गुहा की मांसपेशी वहां पे क्या हुआ था, सिकुड़ा था, यहाँ पे क्या होगा, फैलेगा। यानी यहाँ पे वहां पे संकुचन किया था, यहाँ पे क्या करेगा, शीतलन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम क्या होगा, उदर गुहा की मांसपेशी, उदर गुहा की मांसपेशी शिथिलन करती है, शिथिलन करती है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, उदर गुहा की मांसपेशी शिथिलन करेगा, ठीक है। जैसे ही शिथिलन करेगा, जैसे ही शिथिलन करेगा तो अगला स्टेप में क्या होगा, जो हम लोग का डायाफ्राम सीधा हो गया था वो वापस से कैसा हो जाएगा, गुंबद के आकार का, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होगा, डायाफ्राम, डायाफ्राम सीधा से, सीधा से, सीधा से गुंबद आकार का हो जाता है, सीधा से गुंबद आकार का हो जाता है, हो जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण फेफड़ा का आयतन, जिसके कारण फेफड़ा का आयतन, जिसके कारण फेफड़ा का आयतन कम हो जाता है, कम हो जाता है। एवं, एवं फेफड़ा में, एवं फेफड़ा में उपस्थित, फेफड़ा में उपस्थित वायु का दाब, वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वायु का दाब बढ़ेगा तो ठीक उसी समय, जिस समय क्या होता है, हमारे पास जो डायाफ्राम सीधा से गुंबद आकार का हो जाता है ना, यानी कि जब शीतलन कर जाता है तो ठीक उसी समय तीसरा स्टेप चलेगा। हम लोग का जो पसलियां की मांसपेशी थी वो क्या करेगा, वापस से शीतलन करेगा। और जैसे ही शीतलन करेगा, जैसे ही शीतलन करेगा तो पूरा का पूरा जो पसलियां है वो क्या होगा, नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। जैसे ही नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा, फेफड़ा के ऊपर हमारे पास प्रेशर बनाया जाएगा उसके द्वारा, यानी फेफड़ा का आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही फेफड़ा का आयतन घटेगा तो फेफड़ा में उपस्थित जो वायु का दाब है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप क्या होना है, तीसरा स्टेप होना है कि पसलियां, पसलियां की मांसपेशी, पसलियां की मांसपेशी सिकुड़ जाती है, सॉरी, पसलियां की मांसपेशी शिथिलन करती है, पसलियां की मांसपेशी शिथिलन करती है, शिथिलन करती है, जिसके कारण, जिसके कारण पसलियां, जिसके कारण पसलियां नीचे की ओर जाती है, 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 जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप फेफड़ा का आयतन, जिसके फलस्वरूप फेफड़ा का आयतन घट जाता है, यानी कम हो जाता है, ठीक है। फेफड़ा का आयतन घट जाता है। एवं, एवं फेफड़ा में, एवं फेफड़ा में उपस्थित, एवं फेफड़ा में उपस्थित वायु का दाब, वायु का दाब बढ़ जाता है, ठीक है। फेफड़ा में जो उपस्थित वायु है उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वायु का दाब बढ़ेगा तब इसी इसी चीज को हम थोड़ा सा
डायग्राम की मदद से क्या करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही फेफड़ा का दबाव बढ़ जाता है ना, वायु का दबाव बढ़ जाता है, तो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा, ठीक है। तब इसी को एक डायग्राम की मदद से क्या करते हैं, दिखाते हैं, जैसा कि ऐसा से मान लिया जाए कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का फेफड़ा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का फेफड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, अभी फेफड़ा का आयतन घट गया है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं ये फेफड़ा, ठीक है। यहाँ पे कौन था, डायाफ्राम, जो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया था, ऐसा गुंबद के आकार का बन चुका था, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मान लेते हैं इसके अंदर अभी क्या हुआ, दाब बढ़ गया है। अच्छा, बाहर का दाब कितना रहेगा, 1 एटीएम ही रहेगा। वायुमंडल का दाब फिक्स है, कितना, 1 एटीएम, ठीक है। मान लेते हैं अंदर का दाब बढ़ करके हो गया 1.2 एटीएम, ठीक है, ऐसा। तो अब क्या होगा, जो फेफड़ा में उपस्थित वायु है, ये वायु क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा और कहाँ को जाएगा, ये जाएगा हमारे पास वायुमंडल में, ठीक है। तो ये जो वायुमंडल में वायु जा रहा है, इसी प्रक्रिया को अब प्यार से क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है। तो ये उच्छ्वास का प्रक्रिया क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये उच्छ्वास कब तक होगा, ये उच्छ्वास तब तक होगा, देखिए जैसे कि यहाँ से क्या हो रहा है, लगातार वायु निकल रहा है, तो लगातार वायु निकलेगा तो यहाँ पे वायु का अमाउंट घटेगा, और वायु का अमाउंट अगर घटेगा तो इसका दाब लगातार क्या हो, कम होगा, और कम होते होते जब तक ये 1 एटीएम में पहुंचेगा ना, तब क्या हो जाएगा, दोनों का दाब बराबर, अब उच्छ्वास होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, उच्छ्वास कंप्लीट होता है। अब यहीं पर, अब यहीं पे एक बात पीछे क्या हुआ ना, छूट गया है, उस बात को हम क्या करते हैं, पहले हाईलाइट कर देते हैं और फिर उस चीज को हम समझा देते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे दो गो टर्म है, ठीक है। एक है हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक है कौन सा, अनॉक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसा कि आप समझिए, यहाँ पे याद करिए, हम बताए थे कि CO2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ से O2 क्या होता है, आता है, ठीक है। तो ये CO2 और O2 जो आ जा रहा है ना, ये कहाँ आ जा रहा है, तो ये आरबीसी में आ रहा है, और आरबीसी से क्या हो रहा है, जा रहा है। जैसे यहीं पे हम डायग्राम की मदद से क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि हमारे ब्लड में क्या है, ऐसा गोल आकार का एक कोशिका है, जिसका नाम क्या है, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। इसी आरबीसी के अंदर क्या है, ऐसा एक छोटा सा रचना है, ऐसा आयरन का बना हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बुलाते हैं, हीमोग्लोबिन बुलाते हैं, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है ना, जैसे आप बात को समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, O2 आया है, यहाँ पे क्या हुआ, O2 आया है, तो ये O2 क्या करेगा, आ करके, अच्छा, एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, चार गैस के मॉलिक्यूल क्या करता है, एक साथ लेकर के ढोता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम बात करें फेफड़ा के पास, तो हम सबसे पहले अगर बात करें, तो अगर हम फेफड़ा के पास बात करें, फेफड़ा के पास अगर बात करें, तो फेफड़ा के पास क्या हुआ है, इस हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। और जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, अब इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको क्या बुलाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं जब हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हमारे पास कहाँ पे होता है, तो ये होता है फेफड़ा के पास। तो याद याद रखने वाली बात यही है, ठीक है, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कहाँ बनता है, फेफड़ा के पास, ठीक है। तो इसको हम नीचे में लिख देंगे। पहले थोड़ा सा अनॉक्सी के बारे में क्या करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। जैसे अनॉक्सी में भी यही काम चलेगा। अच्छा, अनॉक्सी कहाँ, या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनेगा, तो हम बी करके यहाँ बता देते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है कोशिका के पास, ठीक है। ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा सेल के पास। कैसे बनेगा, जैसे इस बात को समझिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये शुद्ध रक्त आया आया और यहाँ पे आप क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया, और बदले में क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया है, ये लोड कहाँ पे होगा, तो ये लोड होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि ये हीमोग्लोबिन, ऐसा, ये हीमोग्लोबिन, अब एक हीमोग्लोबिन कितना गैस के मॉलिक्यूल ले जाएगा, चार गैस के मॉलिक्यूल क्या करेगा, लेकर के जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन, अब क्या होगा ना, जैसे ये हीमोग्लोबिन कोशिका के पास पहुंचेगा, तो कोशिका क्या करती है, CO2 दे देती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस CO2 के अपने ऊपर बैठा लेगा, ठीक है। और जैसे ही एक हीमोग्लोबिन
CO2 से जुड़ गया ना, तो अब इसका नाम नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बोलेंगे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, या फिर अनॉक्सी हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर क्या बोल सकते हैं, अनॉक्सी हीमोग्लोबिन, अनॉक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी नाम क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। तो अनॉक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे में लिख देते हैं ताकि थोड़ा याद करना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो हम क्या बोले, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम सबसे पहले बात किए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बोले, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं कि जब हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, जुड़ती है, तब, तब उसे, तब उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लिया जाए ये आरबीसी है, ठीक है, या फिर आरबीसी नहीं दिखाते, सीधा हीमोग्लोबिन दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए कि ये हम हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऐसा, ये कौन बना दिया हम, ये बना दिए एक हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिए ये कहाँ बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर बोल सकते हैं इसका निर्माण, इसका निर्माण फेफड़ा के नजदीक होता है, फेफड़ा के नजदीक, फेफड़ा के नजदीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, O2 आया है और इससे क्या हो गया है, जुड़ गया है, ठीक है, ऐसा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कौन होगा, अनॉक्सी होगा, ठीक है। तो अनॉक्सी का भी हम लिख देते हैं, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। तो अनॉक्सी का क्या होगा, या फिर कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बोलेंगे, जब हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ती है, तो जुड़ती है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते, ठीक है, कुछ ऐसा। अच्छा, ये इसका निर्माण कहाँ होगा, तो इसका निर्माण कोशिका के नजदीक होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका निर्माण कोशिका के नजदीक होता है, नजदीक होता है, ठीक है। कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक हीमोग्लोबिन है, ऐसा, ठीक है। ऐसे कौन जुड़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, ठीक है, ऐसा। तो ये बन गया हमारे पास कौन सा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा चैप्टर श्वसन का क्या हुआ यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, तो बाकी